हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। सो अभी हमें यूपीएससी भवन पर और अभी हमारे साथ हैं प्रोफेसर सुनील अभिव्यक्ति सर, जो कि अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर हैं। तो आज हम सर से डिस्कशन करेंगे जो जनरल डाउट्स होते हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन, जैसे कि डिप्रेशन जैसी चीज़ें हो सकती हैं, बैकलॉग आ जाता है, और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को अलग जो प्रॉब्लम है उनके ऊपर भी बात करेंगे। जो कॉमन जो डे बाई डे में यूजेस होते रहती हैं चीज़ें, प्रॉब्लम्स, उन पर हम खासतौर पर बात करने वाले हैं सर के साथ। सो सर वेलकम आपका। और सर जी वेलकम। सो सर सबसे पहले ये बताइए कि जो स्टूडेंट जब प्रिपरेशन में आता है तो क्या सोच के, एक है ना, हर कोई अब यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है कि हाँ वो सिविल सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी करें, लेकिन आने के पहले कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए कि हाँ अगर वो सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं तो ये माइंडसेट या फिर ये उनको चीज़ों को फुलफिल करना पड़ेगा। जी देखिए देवेंद्र जी, जो आपने प्रश्न पूछा इसका सबसे पहले मैं एक बात इस पर बोलना चाहूंगा कि देखिए सपने देखने का हक सबको है। तो अगर यूपीएससी की तैयारी सभी करना चाहते हैं तो सपने देखने का हक सबको है, सबको देखना चाहिए। इंडिया की सबसे जो बड़ी सर्विस है ये, जिसमें बहुत कुछ काम करने का आपको अवसर मिलता है, मल्टी डायमेंशनल आपकी पर्सनालिटी का विकास होता है। तो मुझे लगता है कि सबको सोचना चाहिए, सबको इसके बारे में मतलब प्रयास करना चाहिए कि वो जो है सिलेक्शन की तरफ अपने आप को लेके आए। तो पहली बात तो ये रही। दूसरी बात आती है कि जैसे जब एस्पिरेंट सोचता है तो सोचता है, फिर जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है सोचने में और प्लान करने में। राइट, यानी आपने सोच तो लिया लेकिन आप उसको प्लान कैसे कर रहे हैं, उसको आप कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो सोचने और प्लान के बीच की जो पूरी एक जर्नी है, जो पूरी एक यात्रा है, वही यूपीएससी है। और जो उसको समझ पाएगा, क्रैक कर पाएगा, वही यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग के सामने आकर के और फिर यानी यूपीएससी में अपनी रैंक लगाएगा। राइट सर, नॉर्मली अभी एक आपने अभी बता दिया कि सोचना क्या फुलफिल करना चाहिए, डिमांड क्या होनी चाहिए। प्रिपरेशन में आते हैं, अभी हिंदी मीडियम के खास तौर पे स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कुछ लोग चाहते हैं कि वो अपना मीडियम को स्विच कर लें, या फिर कुछ लोग चाहते हैं कि अपनी प्रिपरेशन को वो इंग्लिश मीडियम में लेकर चलें। हिंदी मीडियम से हैं और वो उतने अच्छे नहीं होते हैं इंग्लिश मीडियम में या फिर हिंदी मीडियम में भी, क्योंकि हिंदी में भी हमें शुद्ध हिंदी का यूज़ आजकल नॉर्मली स्टूडेंट नहीं करते हैं। बिल्कुल, आपका ये प्रश्न बड़ा ही वर्तमान एक ज्वलंत प्रश्न है, एक बड़ा गंभीर विषय आपने उठा दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। ये प्रश्न महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि रिजल्ट वाकई में हिंदी मीडियम का, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो रिजल्ट जो है खराब हो चुका है। तो ऐसे में बच्चों के अंदर ये डाउट आना कि हम इंग्लिश मीडियम की तरफ जाएंगे, और ये स्वाभाविक है। या हम जो है यूपीएससी के बारे में सोचे ना सोचे, पहले स्टेट सिविल सर्विसेज को हम क्रैक कर लें, इस प्रकार के विचार आना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन मैं यहाँ पर एक ही चीज कहना चाहूंगा कि मीडियम, फिर से मैं कहूंगा, हो सकता है कुछ बच्चे इस पे हंसे भी मुस्कुराएं भी, लेकिन टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ आज मैं संघ लोक सेवा आयोग के सामने हूँ आपके साथ, और मैं यूपीएससी का इंटरव्यू मैंने दिया हुआ है, यानी आईएएस के लिए मैं प्री मेंस क्वालिफाई कर चुका हूँ। तो अपने एक्सपीरियंस से ये बता रहा हूँ कि हिंदी माध्यम के लिए यूपीएससी में कोई बाधा नहीं, यानी यूपीएससी कोई बाउंडिंग करता नहीं है। समस्या हमारे साथ केवल ये है कि हम जो सोचते हैं उसको बेहतर ढंग से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। मैं हमेशा इसी एग्जीक्यूशन वाले पार्ट पे आता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर बताऊं कि बच्चे 3 प्रश्न में हमेशा फंसे रहते हैं। एक होता है टाइम मैनेजमेंट, एक होता है कोर्स मैनेजमेंट, एक होता है सिलेबस मैनेजमेंट। बच्चे क्या होता है, इनमें कंफ्यूज रहते हैं। अब वो पूछते हैं कि सर हम टाइम मैनेज कैसे करें, कोर्स मैनेज कैसे करें, सिलेबस कैसे मैनेज करें, कोचिंग को कैसे मैनेज करें। मैं हमेशा से मानता हूं अगर आप यूपीएससी पास होना चाहते हैं ना बच्चों, तो आपको सिलेबस मैनेज करना सीखना पड़ेगा। याद रखिएगा, टाइम मैनेजमेंट, कोर्स मैनेजमेंट, कोचिंग मैनेजमेंट सब हो जाएगा। जिस बच्चे को सिलेबस मैनेज करना आया, याद रखिएगा, वही यूपीएससी को क्रैक कर पाएगा। सिलेबस का मतलब होता है कि प्रीलिम्स का, सिलेबस का होता है मेंस का, सिलेबस का मतलब होता है पूरा इंटरव्यू। यानी आप तैयारी के दरमियान ही प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को अगर बेहतर ढंग से, जो यूपीएससी ने सिलेबस डिफाइन किया, अगर उसके अकॉर्डिंग आप मैनेज कर लेते हैं तो स्वाभाविक है आपको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेबस का मैनेजमेंट। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखें। राइट, सिलेबस का मैनेजमेंट को लेकर अभी आपने अच्छे से बताया सर। स्टार्टिंग में जब प्रिपरेशन में आते हैं स्टूडेंट्स, तो कोचिंग, सिलेबस कहाँ करें, क्या करें, किसकी गाइडेंस लें ना लें, ये तमाम
सकते हैं जिनको हर स्टूडेंट फेस करता है आज के टाइम पे, तो सर इन सब चीज़ों को कैसे डील करना चाहिए, यानी कि खुद से वो R&D कैसे कर सकते हैं? देखिए, खुद से R&D करने का अब तो आप समझ सकते हैं ना, मतलब अगर आप YouTube ओपन करते हैं, आप इनफैक्ट गूगल पे सर्च करते हैं, अब तो भंडार है। यानी इनिशियल अगर वो R&D करके आना चाहते हैं तो भंडार है और वो कुछ भी देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा एज अन अकेडमी एजुकेटर, मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगा कि आपके लिए आप देख सकते हैं, अगर यूट्यूब पे आएंगे तो अन अकेडमी के एजुकेटर्स खुल करके, यानी प्रतिदिन आपके लिए वो लगे हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। सारे एजुकेटर आपको ये बता रहे हैं कि भाई प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करनी है, मेंस की तैयारी कैसे करनी है, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है। तो एवरीथिंग यानी हमारे प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है, हर प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। तो अब रिसोर्सेज की दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में वो कुछ दिन यूट्यूब पर अपना समय बिताएं, गूगल पर अपना समय बिताएं, देखें कि लोग क्या क्या कहते हैं, फिर एक डायरी निकालें, उस डायरी में निकालें जो भी उनको पसंद आ रहा है, कि कौन सा टीचर पसंद आ रहा है, कौन किसका स्ट्रेटजी उनको पसंद आ रहा है, सब कुछ वो डायरी में लिखें कि प्रीलिम्स के लिए कौन क्या बता रहा है, मेंस के लिए कौन क्या बता रहा है, इंटरव्यू के लिए कौन क्या बता रहा है। इसके साथ साथ टॉपर्स के इंटरव्यू अब तो एक बड़ी मात्रा में यूट्यूब पे अवेलेबल है। टॉपर्स के इंटरव्यूज को सुने, उन्होंने किन सोर्सेज का इस्तेमाल किया, उसको सुने ना, उसको डायरी में नोट करें। एक बार कच्चा नोट करें, उसके बाद फिर सेकेंड राउंड में उसमें से छंटनी करें और फिर थर्ड राउंड में जो फाइनल एकदम से क्रक्स होता है उसको निकाल लें और फिर उसके अकॉर्डिंग वो अपनी रणनीति बनाए कि उन्हें कोचिंग में एडमिशन लेना है, नहीं लेना है, सेल्फ करना है, मेंटोरशिप के साथ करना है। तो मुझे लगता है ऐसा करेंगे तो बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा, खासकर हिंदी माध्यम के लिए, सभी के लिए होता है हिंदी माध्यम, मराठी माध्यम, गुजराती माध्यम, यानी जो उड़ीसा के बच्चे, उड़िया माध्यम के, ठीक है, बंगाली माध्यम, जो रीजनल लैंग्वेज के बच्चे हैं और हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा, मुझे पता है कि आप सबकी आर्थिक समस्याएं भी होती हैं, लेकिन आपको मेंटोरशिप के साथ कनेक्ट होना ही पड़ेगा। अभी आप कैसे करेंगे, मेहनत करके आप कैसे करेंगे, ट्यूशन पढ़ा के कैसे करेंगे, वो आपको करना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों ये फाइट बहुत तगड़ी वाली फाइट है। मैं बार बार अपनी क्लासेस में कहता हूँ कि 1000 सीट आती है, उस 1000 सीट में 500 से 600 बच्चे जो पिछले 2-3 सालों में जिनको प्रॉपर आईएएस नहीं मिला वो अटेम्प्ट करते हैं, री अटेम्प्ट करते हैं। सीटें 1000 होती है, 400, 500, 600 वही फिल कर देते हैं। फिर जो इंटरव्यू दे के फेल है वो फिर इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़े हुए बच्चे, टॉप बैकग्राउंड वाले सीबीएसई बोर्ड के बच्चे, उनसे आपकी फाइट है। तो एक मेंटोर ही होता है जो आपको उस फाइट में थोड़ा सा आगे बढ़ा सकता है, आपको धक्का मार सकता है, आपको पुश कर सकता है। मुझे लगता है कि ये तीसरी चीज बड़ी महत्वपूर्ण है। राइट, जैसे एज अ मेंटोर अभी मैं यही क्वेश्चन आपसे करने वाला था कि सर लाखों स्टूडेंट हैं, सिलेक्शन करीब 1000 के करीब ही हो पाता है, तो इसमें डिमोटिवेशन भी स्टूडेंट्स में आ जाता है। तो सर ऐसे क्या कमियां आपको लगती हैं जिनको स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए, फिर उनको पॉलिश करना चाहिए उन कमियों को दूर करने के लिए? देखिए, मुझे जो सबसे बड़ी कमी यही लगती है कि जब सोच लिया, जैसे अगर हमने आईएएस बनना सोच लिया, तो फिर उसके बाद जो बीच में ये लैक आता है ना प्रिपरेशन के दौरान, की डिमोटिवेट हो गए, सर जो है मजा नहीं आ रहा है, सर पर्सनल लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, इकोनॉमिकली दिक्कत आ रही, ये जो एक बाधाओं का साइकिल होता है ना, ये कॉन्स्ट्रेंट का साइकिल है, ये बाधाओं का साइकिल है, ये साइकिल इनको अपने लाइफ में आने नहीं देना। ये सोचना है कि महात्मा बुद्ध को भी महात्मा बुद्ध बनने के लिए 12 वर्ष की कठोर तपस्या करनी पड़ी थी। तो भाई आपने सोच लिया है तो अब आपको कठोर तपस्या करनी है। घर, आर्थिक चिंता, आपकी शादी कब होगी नहीं होगी, इन सब विषयों पर आपको सोचने का समय ही नहीं है। तो अगर बुद्ध बनना है, आईएएस का बुद्ध बनना है, आईएएस का महात्मा बुद्ध बनना है, तो कठोर तपस्या करनी पड़ेगी और एक चीज कंटिन्यूटी के साथ करनी पड़ेगी। परिस्थितियां जैसी भी हो आपको उन परिस्थितियों में लड़ना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो निस्संदेह आप सफल होंगे। राइट, अभी आपने कंटिन्यूटी की बात करी। सर नॉर्मली कभी कभी गैप्स हो जाते हैं, डिफरेंट रीजन हो सकते हैं प्रिपरेशन के बाद, जैसे कह सकते हैं बैकलॉग हो जाते हैं, तो वो सिलेबस फिर बहुत ज़्यादा बर्डन, जैसे हम क्लास में नहीं जाते थे तो हमारा क्लास के जो होमवर्क होता था या फिर जो क्लास में लिखवाया जाता छूट जाता था, फिर हम अपने दोस्त से नोट लेते, वो छूटते बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो ऐसी प्रिपरेशन भी है, तो सर इसको कैसे मैनेज करें? देखिए, बैकलॉग का मतलब हुआ कि मान लीजिए आपकी पढ़ाई 1 महीने तक, 15 रोज तक
एक हफ्ते तक स्टक हो गई किसी भी रीजन से, यानी वो आप जो है पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो बैकलॉग हो जाता है। ये अच्छी बात है, सबके साथ होता है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके साथ नहीं होता होगा, एक दो एक्सेप्शन को आप छोड़ दीजिए। तो अगर ऐसा हो जाता है तो भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। इसकी मैं सबसे अच्छी रणनीति बता रहा हूँ, जिनका भी बैकलॉग हो जा रहा है यानी पीछे का कंटेंट इकट्ठा हो गया ना, तो आप अभी फिलहाल पीछे ध्यान ना दें, जहां से आप स्टार्ट करें वहां से आगे की तरफ सोचें। और आप वीक में 7 डेज होते हैं, 2 डेज सैटरडे और संडे बैकलॉग के लिए निर्धारित कर दीजिए। यानी 5 दिन आप रेगुलर जो पढ़ रहे पढ़िए, 2 दिन बैकलॉग के लिए, 2 दिन करते महीने का 8 दिन हो गया, एक साल में 12 × 96 यानी 96 डे हो गया, यानी 100 डे। 100 डेज में आपका बैकलॉग 100% कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इस स्ट्रेटजी का पालन कीजिए। हम लोग अपनी तैयारी के दौरान पालन करते थे तो हमें उससे सहूलियत मिलती थी, और उसी के बदौलत IAS का इंटरव्यू हमने दिया और आज आप सबको मेंटरशिप दे रहे हैं। जी राइट, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा रहा है सर। आपने अभी टीचिंग का भी काफ़ी टाइम हो गया और आपकी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के टाइम का भी हो गया। तो सर ये एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताइए कि आप जो स्टूडेंट में देखते हो गए आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ट्रेंड बहुत ज़्यादा रहता है और मूवीज़ भी इस पर रिलेटेड बन गई, UPSC में दिल तोड़ के और ये करके फिर सिलेक्शन होता है। आजकल मीम्स भी बहुत ज़्यादा बनते हैं कि UPSC निकालना है तो पहले दिल तोड़ना पड़ेगा, इस काइंड ऑफ। तो आपको क्या लगता है ये कितना सही है प्रिपरेशन? नहीं, मैं देखिए इस बात से तो बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ कि UPSC निकालना है तो दिल तोड़ना पड़ेगा। और ये अच्छी बात है कि कुछ लोगों का दिल टूटा और उन्होंने अच्छा किया, ये तो अच्छी बात है, बट उन्होंने अच्छा किया इसके पीछे ये नहीं था कि उन्होंने अपना दिल तोड़वाया, उनका दिल टूटा वो सिचुएशन पर बेस्ड था। वो सिचुएशन आधारित था, नहीं परिस्थितियों के हिसाब से उनका दिल टूट गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपना पूरा फोकस, जो फोकस 100% कहीं और था, वो 100% फोकस उन्होंने UPSC पर कर दिया। तो अंतिम बात यही है कि सबसे महत्वपूर्ण है आपका फोकस। क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फोकस। तो जिनका भी दिल टूटा था वो पहले क्या थे, पहले वो कहीं और फोकस थे और अब क्या हुआ, वो कहीं और फोकस हो गए। तो इसका मतलब वो अगर सेलेक्ट हो रहे हैं, रैंक लगा रहे हैं, तो वो फोकस की वजह से लगा रहे हैं। तो मेरा अपना मानना है कि आपको ये नहीं सोचना है कि दिल तोड़ना पड़ेगा या समथिंग इस प्रकार का कुछ करना पड़ेगा। एक ही चीज है, फोकस। ये संघ लोक सेवा आयोग की जो यात्रा है ना, केवल इस पर अगर आप फोकस करें तो मुझे लगता है कि आप बेहतर कर पाएंगे। और दूसरी चीज आती है, इसको मैं ऐसे देखता हूं कि प्रेम होना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है मानव की। अगर आप मानव है, प्रेम होना कोई बुरी बात नहीं है, और प्रेम के साथ भी आप UPSC की तैयारी कर सकते हैं। अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, दोनों मिल करके ये सोच लें कि हमारा फ्यूचर कहाँ है, यानी हमारा फ्यूचर क्या रोजमर्रा की चीजों में है या IAS बन के लवासना में प्रेम की इंतहा लिखनी है। तो अगर वो ये सोच लेंगे कि लवासना में हमें अपने प्रेम को एक ऊंचाई प्रदान करनी है, तो मुझे लगता है कि शायद वो ज्यादा बेहतर होगा बनिस्बत की। सर कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स अगर 50% या 30% स्टूडेंट देखें, 30% तो होंगे लमसम जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जॉब में इन्वॉल्व है, या तो फिर हाउस वाइफ भी हो सकते हैं, उसके बाद वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो क्या ऐसे में सिलेक्शन पा पाना, क्योंकि आज के टाइम पे कंपटीशन इतना ज़्यादा है और ये सारी चीज़ें करते हुए फिर आप सिविल सर्विसेज निकाल रहे हो, तो ये आप इसके बारे में बताइए कि पॉसिबल है? जी, मैं कहूंगा कि 100% यह संभव है कि हाउस वाइफ या जो वर्किंग लोग होते हैं वो आसानी के साथ UPSC को क्रैक कर सकते हैं। हाँ, बस आपको क्या करना पड़ता है, आपको बहुत ज्यादा अच्छी रणनीति बनाने की जरूरत पड़ती है। यानी आपकी रणनीति कैसे, जैसे 1 वीक हुआ तो वीकेंड प्रायः ऑफ होता है, यानी आपको ये रखना है कि वीकेंड में आपको क्या करना है, 5 डेज में जब वर्किंग होता है तब क्या करना है। तो मेरा अपना मानना है, एक छोटी सी स्ट्रेटजी मैं आपके सामने रखूं हाउस वाइफ्स के लिए भी और उनके लिए भी जो वर्किंग है। जैसे आप 5 डेज क्या करो, जनरल स्टडीज जितना भी टाइम मिल रहा पढ़ो आप, ठीक है, जनरल स्टडीज को आप फॉलो करो और जो वीकेंड होता है उसमें आप ऑप्शनल को आगे कर दो। तो इससे क्या होगा कि वीकेंड पे आपका ऑप्शनल तैयार हो रहा है और आपके पास पूरा टाइम है, तो वीकेंड पे आप ऑप्शनल रख दो और 5 डेज आप जनरल स्टडीज को फोकस करो। आप आसानी के साथ यानी अपना कोर्स और सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे और आपको टाइम मैनेजमेंट की झंझट का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। अभी दिक्कत क्या होती है, बच्चा क्या करता है, जो भी मतलब हाउसवाइफ है या फिर जो भी वर्किंग, वो डेली सब करना चाहते हैं और वो डेली तो आप सब कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका तो मैक्सिमम टाइम जो सबसे
मक्खन टाइम होता है, क्रीम टाइम होता है, या तो वो हाउसवाइफ का किचन में जा रहा है या जो वर्किंग मेन वुमेन है उनका ऑफिस में जा रहा है। तो ऐसे में आप एक साथ अगर कंप्लीट सभी कुछ एक साथ करने की सोचेंगे तो केवल डिप्रेशन के अलावा कुछ आपके हाथ आने वाला नहीं है। तो ऐसे में जो स्ट्रेटजी मैंने बताई कुछ इसी प्रकार की आप स्वयं भी जनरेट कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरी 100% परफेक्ट स्ट्रेटजी है, लेकिन ऐसा प्लान कर सकते हैं कि यानी वीकेंड में आप ऑप्शनल पढ़ लीजिए, एथिक्स पढ़ लीजिए, एसे पढ़ लीजिए, और उसके बाद मंडे टू फ्राइडे आप जनरल स्टडीज का जो भी पढ़ रहे हो आप पढ़ते चले जाइए, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सोचिए कि आपके पास कितना टाइम बच जाएगा। राइट। नॉर्मली स्टूडेंट सिलेबस को कवर करते हैं तो क्या करते हैं, वो दूसरे लोगों को देखते हैं कि यार वो मेरा फ्रेंड है, वो इतने घंटे पढ़ रहा है, मैं इतने घंटे पढ़ रहा हूँ, तो क्या दूसरों को देखकर ये सारी चीजें करनी चाहिए? नहीं, ये तो अच्छी बात है। अगर दूसरों को देखते हैं तो इससे हमारे अंदर एक कंपटीशन की भावना आती है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका दोस्त आपसे अधिक पढ़ रहा है और आपको थोड़ा सा उससे ये लगता है कि यार ये कहीं मुझसे आगे ना निकल जाए, तो ये एक हेल्दी कंपटीशन होता है और ये होना चाहिए। तो दूसरों को देख करके अगर आपको लगता है कि आप में कुछ कमी है तो उसको आप ठीक करिए, क्योंकि दूसरे होते ही इसलिए कि हमको वो सही रास्ते पर ला सके। तो कंपटीशन अच्छी चीज है, कंपटीशन आप करिए और ये कंपटीशन ही आपको इस कंपटीशन में यहाँ पर ला करके बैठा देगा। राइट। सो लास्ट में कोई और मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट को, जो नए स्टूडेंट हैं, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाह रहे हैं, जो दिल्ली जैसे शहरों में नहीं आ सकते हैं, घर पर रह के करें? जो घर पे रह के करें उनके लिए एक पंक्ति है, किस महानुभाव ने कही है, उनका नाम तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। यानी खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या, यानी तुम क्या चाहते हो। तो अपने आप को यानी अप दीपो भवा, महात्मा बुद्ध की तरह, ठीक है। महात्मा बुद्ध के पास भी गुरु मिले, गुरुओं के पास वो गए लेकिन सेटिस्फाई नहीं हुए, तो उन्होंने स्वयं ज्ञान प्राप्त करने की सोची। तो इसका मतलब जो बच्चे घर पे रह करके तैयारी करना चाहते हैं, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं, आज यूट्यूब के जमाने में आपके पास मार्गदर्शन अवेलेबल है, आप घर बैठ करके भी तैयारी कर सकते हैं। इसलिए अब कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इकोनॉमिकली वीक हूं और मैं यूपीएससी नहीं कर सकता हूं। जी नहीं, यूट्यूब की दुनिया ने, गूगल की दुनिया ने आपकी राह को आसान कर दिया है। इसलिए अब आर्थिक चिंता कोई चिंता नहीं है, चिंता केवल आपको ये करनी है कि आप कंटिन्यूटी मेंटेन करते हुए किस प्रकार से अपने लक्ष्य की तरफ अपने आप को फोकस करते हैं। और लक्ष्य आपका संघ लोक सेवा आयोग में आना, इंटरव्यू देना और सेलेक्ट होकर के लवासना या जहां पर भी आपकी ट्रेनिंग हो उसके बाद ज्वाइनिंग हो उसका आनंद लेना। ओके, सो थैंक यू सो मच सर। सो फ्रेंड्स, इस तरीके के इस चैनल पर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के सीरीज के नाम से इस टॉपिक बर्निंग जो टॉपिक्स होते हैं उन पर वीडियोस मिलते रहेंगे, जिनसे आप अपनी प्रिपरेशन में जो कमियां लग रही हैं या फिर जो बर्निंग टॉपिक्स है, जैसे लास्ट टाइम हमने सुप्रीम कोर्ट पे किया था, वो बहुत अच्छा टॉपिक था जिससे कि आपकी प्रिपरेशन में भी काफ़ी हेल्प मिली होगी। सो होप की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद। Unacademy. Let's crack it.